हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है एप्लीकेशन वाली क्लास के अंदर। सभी साथियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों थोड़ी सी 3-4 मिनट की देरी से हुई क्लास आपके लिए, उसके लिए माफी चाहूंगा। और दोस्तों आज हमारे राजस्थान की पॉलिटिक्स क्या हो जाएगी पूरी। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जो प्रमुख आयोग है उनके बारे में। थोड़ी सी स्पीड रहेगी क्योंकि ये इन क्वेश्चनों से दोस्तों जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बता दूंगा, और आपकी डिटेल में ज्यादा नहीं पढ़ाने वाला दोस्तों, ठीक है। चलिए, और पॉलिटिक्स की दोस्तों आज 9वीं या 10वीं क्लास होगी ना दोस्तों, तो आपकी पॉलिटी 9-10 क्लासों में पूरी हो गई है। पूरी इतनी पॉलिटी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, और जितना मैंने पोर्शन आपको करवाया है और पूरा धीरे धीरे पोर्शन करवाया है। और अब दोस्तों एप्लीकेशन पे आपको जो आपकी डेली टेस्ट मिले हैं ना, टॉपिक वाइज जो आपका एप्लीकेशन पर, तो दोस्तों उसको आप जरूर दीजिएगा। यूट्यूब वाले बच्चे भी मुझे मैसेज करते हैं कि सर आप ऐप पर टेस्ट लेते हो, हमारा क्यों नहीं लेते। बेटा मैं आपका, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है इतना, ठीक है ना, इसलिए मैं एप्लीकेशन पर मेरी 6 से 7 घंटे बेटा क्लास होती है, और उसके बाद मैं एक क्लास आपको सर से रिक्वेस्ट करके ये डाल रहा हूँ, ठीक है। ताकि ताकि आपका भी दोस्तों, जो हमारे फ्री स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी कुछ फायदा हो जाए। चलिए, और टेस्ट वगैरह बेटा आप कहीं से भी टेस्ट सीरीज वगैरह खरीद सकते हो, अदर एप्लीकेशन जहां अच्छा लगे वहां पर बेटा, ठीक है। ये अपने बुक से भी कर सकते हो। आपके एमसीक्यू बेस्ड थ्योरी मैंने आपको पॉलिटी की पूरी करवा दी है, और ईमानदारी से मैंने यूट्यूब पर भी आराम से यही कंटेंट दिया है पेड वाला दोस्तों। और एप्लीकेशन वाला स्टूडेंट को तो पूरा भरोसा है मुझे। सर बहुत अच्छा लगा, सर आपने पॉलिटी बहुत अच्छी तरीके से समझा दी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग से सर्वप्रथम आज पढ़ेंगे जितने भी आयोग है राजस्थान के संबंधित है, उनके आयोग के बारे में। पहला आयोग है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, शासन सचिवालय जयपुर दोस्तों। यानी मानव अधिकारों की पहली बार घोषणा कब होती है? 1948 के अंदर आपकी की जाती है, अर्थात अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 10 दिसंबर 1948 को हुआ, और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। याद रखना, मानव अधिकारों के बारे में दोस्तों ये आपकी पहल की जाती है, और इसकी स्थापना 1948 10 दिसंबर 1948 को की जाती है, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन। और उस वजह से दोस्तों आपका ह्यूमन राइट्स डे, आपका मानवाधिकार दिवस आपका मनाया जाता है 10 दिसंबर को दोस्तों। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन दोस्तों 12 अक्टूबर 1993 के अंदर होता है, और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम ये 1993 के अध्याय 5 में धारा 21 से 29 में राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में प्रावधान आपका किया गया है दोस्तों। याद रखना, संरक्षण एक्ट कब का है? 1993 का, और अध्याय 5 में धारा 21 से 29 के मध्य आपका उल्लेख है। राज्य मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक वैधानिक निकाय है, अर्थात संवैधानिक निकाय नहीं है दोस्तों। संवैधानिक नहीं है, सांविधिक या वैधानिक दोस्तों निकाय है। संविधान में इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ये एक स्वायत्त यानी उच्चाधिकार प्राप्त संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य मानव अधिकारों हेतु रक्षा एवं निगरानी रखना दोस्तों। इसके बारे में इसका आपका नियम है। बस आपको ये चीज याद ना करो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये वैधानिक निकाय है, ये आपको ध्यान रखना है बेटा। राजस्थान मानवाधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत 18 जनवरी 1999 के अंदर किया जाता है। कब? 18 जनवरी 1999 में, जिसने अपना कार्य 23 मार्च 2000 से प्रारंभ किया। इसका मुख्यालय कहां पर है बेटा? आपका जयपुर के अंदर है। ये आपका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में। जो राजस्थान मानवाधिकार है दोस्तों, इसका गठन 18 जनवरी 1999 के अंदर होता है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत, लेकिन अपना इसके द्वारा दोस्तों स्थापना 18 जनवरी 1999 को हो जाती है, लेकिन कार्य दोस्तों इसने 23 मार्च 2000 के अंदर शुरू किया जाता है, और इसका मुख्यालय कहां पर? आपका जयपुर के अंदर है। ये आपको ध्यान रखना है। अगली चीज, संरचना विन्यास दोस्तों, यानी बहुसदस्यीय निकाय है, जिसमें आपके सदस्य दोस्तों एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। 1999 गठन के समय ये थे दोस्तों, लेकिन बाद में दोस्तों क्या कर दिया गया? वर्तमान में देखा जाए स्थापना के समय तो एक अध्यक्ष होता था। क्या? एक अध्यक्ष और एक दोस्तों आपका सॉरी अपने 4 सदस्य। उसके बाद आपका मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम आता है 2006, जिसके बाद से दोस्तों एक अध्यक्ष और 2 सदस्य आपके इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अध्यक्ष राजस्थान उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश दोस्तों। इसका अध्यक्ष कौन होगा?
राजस्थान हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त दोस्तों मुख्य न्यायाधीश या अन्य कोई न्यायाधीश दोस्तों इसका अध्यक्ष होगा। और सदस्य के लिए दोस्तों क्या है, एक सदस्य उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश, जिला न्यायालय का सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश जिसे 7 वर्ष का अनुभव हो। यानी दोस्तों हाई कोर्ट से सेवानिवृत्त हो या जिला अपने न्यायालय हो गया या किसी जगह दोस्तों वर्तमान न्यायाधीश जिसको लगभग 7 वर्ष का अनुभव हो, वो एक सदस्य हो सकता है। और एक सदस्य मानवाधिकारों का विशेषज्ञ हो, ये आपका सदस्य। दो ही होते हैं और दोनों के बारे में ये आपकी अलग अलग जानकारी मिलती है। और अध्यक्ष कौन होगा, जो आपके हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त जो मुख्य न्यायाधीश होता है ये होता है। धारा 22 आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति दोस्तों धारा 22 के तहत की जाती है। राज्यपाल द्वारा अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति एक चयन की सिफारिश की जाती है दोस्तों। चयन समिति की सिफारिश पर दोस्तों की जाती है कि किसका चयन करना है, राज्यपाल के द्वारा दोस्तों। और चयन समिति की बात करें, इसमें अध्यक्ष सहित 4 सदस्य होते हैं और इसका अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री होगा तो अब वर्तमान में मुख्यमंत्री वो आपके अध्यक्ष हो जाएंगे। गृह मंत्री सदस्य और विधानसभा अध्यक्ष हो गया सदस्य दोस्तों आपका, और विधानसभा विपक्ष का नेता इसका सदस्य होते हैं दोस्तों। यानी आपके दोस्तों कितने अध्यक्ष सहित 4, 3 सदस्य हो गए और एक अध्यक्ष हो गया। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष और विधानसभा में विपक्ष का जो नेता होता है, ये 4 मुख्य दोस्तों इसमें होते हैं। अगली चीज धारा 23 दोस्तों आयोग के सदस्यों को हटाया जाना। अब तो धारा 22 में तो उल्लेख है जो सदस्य हैं आयोग के उनकी और अध्यक्ष की नियुक्ति। उसके बाद धारा 23 की बात करें तो आयोग को अगर सदस्य हैं उनको हटाया जाना है तो उसके लिए दोस्तों क्या प्रावधान है, उसके लिए अध्यक्ष तथा सदस्यों को राष्ट्रपति के आदेश से तभी हटाया जा सकता है जब उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच करने के बाद यह सिद्ध हो जाता है कि अपना कार्य करने में असमर्थ है तथा उसके विरुद्ध कदाचार साबित हो गया है। तब दोस्तों क्या हटाया जा सकता है दोस्तों, इन्हें 23 में, धारा 23 में इसका उल्लेख आपका किया गया है जिसमें राष्ट्रपति आदेश देगा। और जब उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच करने के बाद दोस्तों अगर कोई कारण है सिद्ध हो जाता है तो अपना कार्य करने में असमर्थ है तो उसके विरुद्ध कदाचार साबित करके दोस्तों इस प्रकार हटाया जा सकता है। और कार्यकाल की बात करें तो अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो। अगर दोस्तों 3 वर्ष हो जाए तो भी, लेकिन इसमें दोस्तों 2019 में संशोधन किया गया। इन संशोधन से पहले इनका कार्यकाल 5 वर्ष और 70 वर्ष था, लेकिन वर्तमान में दोस्तों 3 वर्ष और 70 वर्ष है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की पुनर्नियुक्ति किया जा सकता है दोस्तों, यानी पुनर्नियुक्ति आप की जा सकती है। अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक अपने सदस्यों को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकता है। अगर अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तो अन्य जो सदस्य होते हैं उनमें से दोस्तों राज्यपाल एक को दोस्तों क्या बना देगा, अध्यक्ष प्राधिकृत कर देगा अध्यक्ष के पद पर। अब आयोग के अधिकारी व अन्य कर्मचारी कौन कौन होते हैं। आयोग का एक होगा सचिव, जो आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और यह सचिव राज्य सरकार के सचिव के पद का होगा दोस्तों। आयोग की अपनी स्वयं की अन्वेषण एजेंसी है जिसका नेतृत्व ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो महानिरीक्षक पुलिस के पद पर स्तर पर नहीं होगा दोस्तों। वह इसका दोस्तों आपके अधिकारी तौर पर अलग अलग दोस्तों एजेंसियों में रहा हो, वो आपका पद का कम स्तर का नहीं होगा दोस्तों, महानिरीक्षक के पद से कम स्तर का। अगले मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपती है। ये प्रश्न दोस्तों कौन से एग्जाम में है, लेकिन 2 या 3 एग्जाम में अलग अलग भर्तियों में पूछा गया है। मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट किसको देगा, तो राज्य सरकार को। शायद अभी मुझे लग रहा है आरएस मेंस के अंदर भी पूछा गया था। धारा 33 इसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान मंडल के द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन आयोग को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यानी दोस्तों विधान मंडल के द्वारा जो बनाए गए नियम है उसके तहत आयोग को वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी कार्य धारा 33 के अंदर उल्लेखित है। राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यों की बात करी जाए तो राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में सामाजिक, नागरिक एवं राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार ये दोस्तों आपके शामिल होते हैं। मानवाधिकार के उल्लंघन होने पर स्वतः संज्ञान ले सकता है या स्वयं पीड़ित या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत याचिका पर जांच प्रारंभ कर सकता है दोस्तों। ये आपके अलग अलग उल्लेख दिए गए हैं। मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध अनुसंधान करना व मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार करना ये भी इसके अंतर्गत है। मानवाधिकार क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों एवं संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करना
ये भी इसके अंदर उल्लेखित है, आपका ध्यान रखिएगा बेटा। चलो, जो मानव अधिकार के उपयोग में बाधा डालते हैं पुनरावलोकन करेगा एवं उपयोग जो उपयुक्त उपाय की सिफारिश करेगा दोस्तों, ये इसमें दोस्तों क्या होंगे, आपके मानव अधिकार आयोग के प्रमुख इसमें कार्य होंगे, जो आपके अलग मानव अधिकार के बाधा डालेंगे, पुनरावलोकन करेगा दोस्तों, जो सिफारिश करेगा। जिला मुख्यालय में मानव अधिकार का प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी और किसी न्यायालय में लंबित मानवाधिकारों के उल्लंघन वाली किसी कार्यवाही में उस न्यायालय की अनुमति से हस्तक्षेप करेगा और राज्य के कारागारों या बंदी गृह जेल की स्थिति में निरीक्षण कर सकते हैं। दोस्तों ये सारे दोस्तों आपके मानवाधिकार आयोग के जो आपके कार्य होते हैं, ये अलग अलग होते हैं, ठीक है। और किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकार का उल्लंघन करने पर आयोग उसकी जांच की शक्ति रखता है। अगर कोई दोस्तों लोक सेवक है, वो मानवाधिकार आयोग का उल्लंघन कर रहा है, तो उसके खिलाफ ही जांच कर सकता है। यह संस्था मानव अधिकारों की जांच कर सकती है, लेकिन दंड या सजा नहीं दे सकती। आयोग द्वारा 1 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं की जाती। किसी अन्य आयोग में लंबित मामलों की जांच नहीं करता है दोस्तों ये आयोग। अगर कोई लंबित मामले हैं, उनकी जांच नहीं करेगा आयोग, 1 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं करेगा दोस्तों, ये सारे इसके अंतर्गत है। ये मानव अधिकारों की जांच कर सकते हैं, लेकिन दंड या सजा का प्रावधान इसमें नहीं है। महत्वपूर्ण तथ्य, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों कौन थे, बताओ बेटा कौन थे? कांता भटनागर। आपके राजस्थान मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1999 में, उस समय आपके अध्यक्ष बनते कांता भटनागर। एकमात्र आज तक एकमात्र महिला ही कांता भटनागर है दोस्तों, उसके बाद महिला नहीं बनी है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल नगेंद्र कुमार जैन जो 5 वर्ष था, और राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल कांता भटनागर का था। प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष अमर सिंह गोदारा दोस्तों, ये कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर बनाए जाते हैं, यानी पद अगर खाली हो जाता है तो उस समय अपने सदस्य होते हैं, उन्हें बनाया जाता है कार्यवाहक के। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के एकमात्र अध्यक्ष जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं, जो आपके जस्टिस शहद समीर अहमद दोस्तों, जो आपके उच्चतम न्यायालय के दोस्तों क्या रहे, न्यायाधीश। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल पुखराज सिरवी का रहा है, मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में। अभी हमने पढ़ा था अध्यक्ष के रूप में, तो वो था नगेंद्र कुमार जैन, और सदस्य के रूप में पुखराज सिरवी, और सदस्य का न्यूनतम कार्यकाल की बात करें तो नमो नारायण मीणा का न्यूनतम कार्यकाल रहा है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कामकाज के लिए प्रक्रिया विनियमन आपका 2001 से लागू होता है। अब दोस्तों जो अब तक राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बन चुके, उनकी सूची है आपके सामने। अब देखो, कांता भटनागर पहली महिला और पहली आपके अध्यक्ष, 23 मार्च 2000 से आपकी अगस्त 2000 तक दोस्तों। उसके बाद सैयद सगीर अहमद, नगेंद्र कुमार जैन, प्रकाश टाटिया, गोपाल कृष्ण व्यास, और अब दोस्तों है गंगाराम मूलचंदानी, जो 27 जून 2024 से लेकर आज तक है दोस्तों लगातार, यानी 6वें दोस्तों आपके कौन है, गंगाराम मूलचंदानी। इन दोस्तों अपने छावों के दोस्तों क्रम वाइज नाम याद रखना दोस्तों, कोई सा भी प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है, क्रम पूछ लिया जाए, या इनमें से है वो पूछ लिया जाए, या कौन नहीं बने ये पूछ लिया जाए दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अब पढ़ेंगे दोस्तों हमारे राजस्थान मानवाधिकार आयोग की ये जो आपकी रिपोर्ट है, वो आपके सामने तैयार हो चुके, एक आयोग हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। 1% 100% बनेगा आज की क्लास है दोस्तों। जो एग्जाम जिस एग्जाम में तैयारी करो, पॉलिटी का जहां पर 10 नंबर के अगर प्रश्न आते हैं, 10 प्रश्न आते हैं ना पॉलिटी के, तो आज की क्लास से कम 2 दोस्तों, एक तो 100%, 2 बन सकते हैं दोस्तों आज की क्लास से, क्योंकि आयोग एक बड़ा टॉपिक, इसमें एक एक आयोग से 2-2 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। और कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि ABC मिलान वाला पूछ ले, तब दोस्तों भैंस पानी में चली जाती है, ठीक है ना, तभी मैं इतना बेसिक से पढ़ा रहा हूं। चलो, राजस्थान लोक सेवा आयोग, इसका मुख्यालय कहां पर है, अजमेर में सत्य जयते दोस्तों लगा हुआ है लोगों के अंदर, जिसे कहते हो राजस्थान लोक सेवा आयोग दोस्तों, RPSC, ये कहते हो क्या, RPSC कहते हो क्या। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत सर्वप्रथम 1926 में लोक सेवा आयोग की क्या की जाती है, आपकी स्थापना। यह होता है UPSC दोस्तों, ठीक है ना, UPSC लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग नहीं, लोक सेवा आयोग। और
दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों आपकी 1919 के तहत सर्वप्रथम 1920 में लोक सेवा आयोग के, और लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 में लीग कमीशन की सिफारिश पर की जाती है। कमीशन कौन था? लीग कमीशन। राजस्थान राज्य गठन के समय कुल 22 प्रांतों में केवल 3 प्रांतों में जोधपुर 1939, जयपुर में 1940, बीकानेर में 1946 लोक सेवा जो आयोग है इसका गठित किया गया था। फिर दोस्तों 16 अगस्त 1949 को जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में लोक सेवा आयोग को क्या कर दिया गया? समाप्त। लेकिन एक बार फिर से 16 अगस्त 1949 को राजस्थान के राज प्रमुख बने थे, हमने राज्यपाल में पढ़ चुके हैं, सवाई मानसिंह देत्ते। इन्हें दोस्तों लोक सेवा आयोग की स्थापना हेतु अध्यादेश जारी किया, जो दोस्तों प्रभावी हुआ 20 अगस्त 1949 से आपका वापिस से प्रभावी होता है। और दोस्तों अध्यादेश की धारा 1(3) की पालना करते हुए 22 दिसंबर 1949 को गजट में प्रकाशन किया गया कि अतः 22 दिसंबर 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है। यह आप आरपीएससी दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, और आरपीएससी तो आरपीएससी है दोस्तों, ठीक है ना। चाहे पेपर का लेवल पूछ ले या कुछ भी पूछ ले दोस्तों, आरपीएससी की होड़ कोई नहीं कर पाता। प्रारंभ में इसकी स्थापना जयपुर में की जाती है, लेकिन 1956 में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसमें अजमेर में हस्तांतरित कर दिया जाता है। यह आपका अजमेर में है आरपीएससी दोस्तों, ठीक है ना। शुरुआत में दोस्तों आपकी स्थापना दोस्तों अपने जो महाराज प्रमुख थे दोस्तों अपने स्वाई मानसिंह, उनके द्वारा आपके 1949 के अंदर स्थापना की जाती है, तब आपके अपने जयपुर में। लेकिन दोस्तों जो एक समिति बनती है सत्य नारायण राव समिति, इसकी सिफारिश पर अजमेर में दोस्तों क्या कर दिया जाता है? हस्तांतरित कर दिया जाता है। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख आपको मिलता है। यानी संविधान का भाग कौन सा है? भाग आपका 14, और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 315 से 323। इसके अंदर इसका दोस्तों उल्लेख मिलता है राज्य लोक सेवा आयोग का, और ये एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक, हमने वैधानिक और संवैधानिक में अलग अलग डिफरेंस होता है दोस्तों, मैंने बता रखा है संवैधानिक किस प्रकार की होती है और वैधानिक किस प्रकार की होती है। अनुच्छेद 315 राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा दोस्तों, यह अनुच्छेद 315 में ही उल्लेख मिलता है। और अनुच्छेद 315 का एक क्या कहता है? प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा दोस्तों, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यह होगा दोस्तों प्रत्येक राज्य के अंदर, यह आपको उल्लेख मिलता है। और अनुच्छेद 312 का 2 क्या कहता है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संसद कानून बनाकर संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है। संयुक्त आयोग के अध्यक्ष व एक सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगर संयुक्त आयोग बनता है उसके सदस्य हो गए या दोस्तों आपके अध्यक्ष हो गए, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और अनुच्छेद 315 का 2 जिसके तहत दोस्तों ये देख रहे हो ना दोस्तों, राजस्थान के अंदर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इलाहाबाद दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति व कार्यकाल के संबंधित दोस्तों आपका अनुच्छेद 316 है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह से की जाती है। सलाह किसकी होगी? मुख्यमंत्री, और राज्यपाल करेगा दोस्तों। एक देखा जाए ना, राज्यपाल एक दोस्तों नाम मात्र का पद होता है, ठीक है ना। सारा काम मुख्यमंत्री का सिफारिश पर या स्वयं करता है। लोक सेवा आयोग के सदस्य में से आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक प्रशासनिक पद पर रह चुके हैं। अगर दोस्तों आपके सदस्यों की नियुक्ति करनी है तो ये भारत सरकार या राज्य सरकार में कम से कम दोस्तों 10 वर्ष तक प्रशासनिक पद पर रह चुके हो, यानी आईएएस ऑफिसर रह चुके हो, ये आपके होते हैं। अगले स्लाइड देखो, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। अनुच्छेद 316 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 316 2 कहता है अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो, 6 वर्ष हो जाता है तो उसे रिटायरमेंट कर दिया जाता है, और या 62 वर्ष हो जाता है आयु तो भी रिटायरमेंट कर दिया जाता है। और अध्यक्ष व सदस्यों का त्याग पत्र किसको देंगे? राज्यपाल को। लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पदावधि की समाप्ति के बाद उस पद पर पुनर्नियुक्ति नहीं किए जा सकते, लेकिन सदस्य को कार्यकाल समाप्ति के बाद अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जा सकता है। अगर दोस्तों
अध्यक्ष पद है ना, सदस्यों को अध्यक्ष पद के लिए नियुक्ति की जा सकती है, लेकिन सदस्यों को सदस्य पद पर नहीं रखा जा सकता, ये आपका इसके अंदर उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 317 क्या कहता है? अध्यक्ष व सदस्यों का निलंबन या हटाना। दोस्तों अगर आपके हटाना है अध्यक्ष को, सदस्यों को, तो किस प्रकार हटाएंगे? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुच्छेद 145 में विविध प्रक्रिया के तहत उच्चतम न्यायालय की जांच में दोष सिद्ध होने पर हटाया जा सकता है। यानी दोस्तों सबसे पहले उनके कदाचार के आधार पर हटाएगा, राष्ट्रपति आदेश देगा। अनुच्छेद 145 विविध प्रक्रिया के तहत जो उच्चतम न्यायालय है वो जांच करेगा, जांच में सिद्ध होने पर, दोष सिद्ध होने पर ही हटाया जा सकता है। और जांच के दौरान राज्यपाल अध्यक्ष या सदस्यों को निलंबित भी कर सकता है जांच के दौरान। अनुच्छेद 318 अध्यक्ष सदस्यों व कर्मचारियों की संख्या और सेवा और शर्तें। अपने अब दोस्तों अध्यक्ष में सदस्य कितने होंगे, कर्मचारी कितने होंगे, अपने सेवा शर्तें कौन कौन सी है, इनके बारे में उल्लेख किया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या, उसकी सेवा की शर्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। वर्तमान में देखा जाए, लेकिन पहले स्थापना के समय दोस्तों आरपीएससी के अंदर कितने थे? अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या, अध्यक्ष आपके कुल सदस्य पूछ ले जाए 3, 1+2 दोस्तों, यानी एक अध्यक्ष और 2 सदस्य है। लेकिन 2011 में वर्तमान में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 8, 1+7, यानी 7 सदस्य हो जाते हैं और एक आपका अध्यक्ष। वर्तमान में स्थापना के समय 1+2। अनुच्छेद 320 दोस्तों आरपीएससी के कार्य, ठीक है। अनुच्छेद 320 का एक क्या कहता है? राज्य की सेवाओं की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करना। दोस्तों आप कहते हो ना आरपीएससी परीक्षा ले रही है, तो आरपीएससी क्या राज्य के अंदर सेवाओं की नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करेगा? अनुच्छेद 320 एक का। और अनुच्छेद 320 का 3 क्या कहता है? निम्न मामलों में राज्य लोक सेवा आयोग के से परामर्श किया जाएगा अगर सिविल सेवाओं और सिविल पदों की भर्ती की पद्धतियों से संबंधित विषयों पर दोस्तों, इनके विषय में दोस्तों क्या कर ले सकता है? राय ले सकता है। एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति या अंतरण होने पर परामर्श देने का कार्य दोस्तों, यानी प्रमोशन। ऐसे व्यक्ति जो भारत सरकार या राज्य सरकार की सिविल सेवा का जो कर रहा है और उसके प्रभाव डालने पर अनुशासनात्मक मामलों में अनिवार्य परामर्श का प्रावधान दोस्तों इसके अंतर्गत किया गया है। और अनुच्छेद 322 क्या कहता है? आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे दोस्तों। राज्यपाल का भी राज्य की संचित निधि पर, और आपके जो अपने आरपीसी का अध्यक्ष होता है और सदस्य होते हैं, इनके वेतन भत्ते भी राज्य की जो संचित निधि है इस पर भी आश्रित होते हैं। अनुच्छेद 323 आरपीएससी का प्रतिवेदन। आरपीएससी के प्रतिवेदन की बात करें तो राज्य लोक सेवा आयोग का कर्तव्य है कि वह राज्य के राज्यपाल को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष अपना वार्षिक प्रतिवेदन देगा। वो किसको दे रहा था? राज्य सरकार को, मानवाधिकार आयोग। और इसका प्रमुख कर्तव्य है कि दोस्तों राज्यपाल को आयोग द्वारा किए गए कार्यों के दोस्तों अपना प्रतिवर्ष दोस्तों प्रतिवेदन देना होगा। ये राज्य लोक सेवा आयोग का क्या है? कर्तव्य है। महत्वपूर्ण बिंदु, राजस्थान के राज्य प्रमुख राज्यपाल द्वारा आयोग के कार्यों को नियमित रूप से करने के लिए निम्न दोस्तों नियम पारित किए गए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यों की सीमा या विनियम 1951, राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा की शर्तें विनियम 1974। लोक सेवा आयोग से संबंधित संविधान में अनुच्छेद 16 है, 234 है, 315 है और 323 से 315 से 323। और आरपीएससी का मुख्यालय अजमेर। आरपीएससी का प्रथम अध्यक्ष एस के घोष। इनकी अवधि आप नोट करिएगा 22/12 से 1949 से लेकर 25/1/1950। और आरपीएससी के दूसरे अध्यक्ष एस सी त्रिपाठी 28/7/1950 से लेकर 7/8/1951 तक। और आरपीसी के तीसरे अध्यक्ष डी.एस. तिवारी और वर्तमान अध्यक्ष संजय कुमार क्षत्रिय। ठीक है, ये आप चीज पढ़ो। तब तक दोस्तों मैं एक बार चीज देख लेता हूँ, एक चीज देखनी है मुझे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक।
वर्तमान में देखा जाए ना दोस्तों, यह आपके दोस्तों कौन है वर्तमान में, यहाँ पर चेंज करो, संजय कुमार क्षत्रिय की जगह दोस्तों अब वर्तमान में आ चुके हैं कैलाश चंद्र मीणा। दोस्तों यही चेक कर रहा था मुझे इसलिए यहाँ पर दोस्तों कैलाश चंद्र मीणा आज की तारीख में दोस्तों कैलाश चंद्र मीणा है। यह आपके दोस्तों जैसलमेर के कलेक्टर भी रह चुके हैं, और दोस्तों ये जोधपुर जो संभाग है उसके आयुक्त भी रह चुके हैं, और आरएस से आईएएस में प्रमोट हुए थे, आपको याद रखना। और इन्होंने दोस्तों 9 अक्टूबर 2023 से आयोग का सदस्य कार्यभार जो आपका संभाला था दोस्तों। यही तो है आपके, मैंने तो यही देख रहा हूँ बेटा वर्तमान में, अगर कोई और। चलिए 1 मिनट में देख लेता हूँ बेटा कोई। हाँ, अध्यक्ष दोस्तों वर्तमान में ये, लेकिन जो कार्यवाहक के तौर पर बनाए गए हैं, ठीक है ना, कार्यवाहक। अध्यक्ष तो आपके संजय कुमार सोतरी, कैलाश चंद्र मीणा को दोस्तों कार्यवाहक के तौर पर आपका बनाया गया है। और वर्तमान में सदस्य आपके संगीता आर्य है, डॉक्टर जसवंत सिंह राठी है, ये आदि आपके सदस्य है, ठीक है। चलिए, कार्यवाहक के तौर पर यही आपके 5 अगस्त 2024 को इनके द्वारा कैलाश चंद्र मीणा को कार्यवाहक बनाया जाता है अध्यक्ष। आरपीएससी के सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष डीएस तिवारी, न्यूनतम कार्यकाल वाले दोस्तों कौन है, पीएस यादव। और आरपीएससी के सदस्य जो राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं, सामलदान उज्जवल। और अध्यक्ष व सचिव दोनों पद पर रहने वाले व्यक्ति है अनके बेरवा। और आरपीएससी के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष की बात करें तो एलएल जोशी। आरपीएससी की कार्यवाहक अध्यक्ष एलएल जोशी, बीएल रावत, एससी सिंघारिया, एसएस टाक, एचएन मीणा, आरडी सैनी, शिव सिंह राठौड़, जसवंत सिंह राठी। आरपीसी के सदस्य जो राजस्थान में के राज्यपाल भी रह चुके हैं दोस्तों, वो आपके रघुकुल तिलक है। और आरपीसी के सदस्य जो आपके लोकसभा सदस्य रहे हैं, वो आपके धुलेश्वर मीणा और आपके दिव्या सिंह। और आरपीसी के सदस्य जो पूर्व में मंत्री रही है, श्री कमला भील दोस्तों। और आरपीसी के वे महिलाएं जो लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही है, कांता खतूरिया और प्रकाशवती शर्मा। और आरपीसी के पूर्व महिला सदस्य श्रीमती कांता खतूरिया, श्रीमती कमला बेनीवाल ने कमला भील, श्रीमती प्रकाशवती शर्मा, श्रीमती दिव्या सिंह, श्रीमती राजकुमारी गुर्जर आपके हो जाएंगे। और आरपीसी में वर्तमान महिला सदस्य की देखी जाए तो एक तो संगीता आर्य मैंने अभी बताया था, और एक है श्रीमती मंजू शर्मा। हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक सेवा प्रशासन संस्थान जयपुर में है, जिसमें राजस्थान में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 1957 में जोधपुर में स्थापना की। और दोस्तों 1963 में जिसे हस्तांतरित करके कहां पर जयपुर के अंदर कर दिया जाता है। अब हम दोस्तों राजस्थान निर्वाचन आयोग आपके पढ़ने वाले हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा पोर्शन है आज। आयोग एक अच्छा टॉपिक है बेटा, ठीक है, क्योंकि कल की दोस्तों नींद है, इस वजह से नींद आ रही है, ठीक है ना। क्योंकि बैठे बैठे पढ़ाते हैं ना दोस्तों, यहाँ पर नींद आने लग जाती है, क्योंकि कल रात को तो शादी में गया हुआ था, वहां पर दोस्तों नींद होगी। सुबह आया था 4 बजे, और फिर 4 बजे से 6 बजे तक 2 घंटे सोया, और फिर दोस्तों नहा धो के फिर स्कूल चला गया है। फिर अब आया फिर क्लासें वगैरह, सुबह 2 क्लास थी, 2 क्लास, और अब ली दोस्तों 3 क्लासें, ठीक है ना। आपकी लास्ट क्लास होती है तो दोस्तों नींद आने लग जाती है। चलो, आपका टाइम ही यही एप्लीकेशन में दोस्तों 9 से 10 वाला, आगे चेंज करेंगे बेटा, ठीक है। हम्म सर हमें भी नींद आने लग जाती, क्या करें बेटा, खाना खाने के बाद, खाना खा लिया है फिर वो खाना खाने के बाद क्लास लेते हैं, दिक्कत होती है, आलस आ रहा है बहुत ज्यादा। कुछ नींद रहेगी यानी तक नींद नहीं आती दोस्तों। नींद है तो पिछले 2 दिनों की नींद है, एक दिन पहले भी मैं उसी शादी में गया हुआ था वो दोस्तों, और अब रात में गया हुआ था। सर छुट्टी कर दो, छुट्टी नहीं करेंगे बेटा, छुट्टी क्यों करें, थोड़ा सा दोस्तों पानी वगैरह पी लेते हैं, फिर लग जाएंगे, तो बेटा छुट्टी नहीं करेंगे। छुट्टी आज हमें जो क्वालिटी पूरी करनी है ना बेटा, आपके कहने से छुट्टी थोड़ी होगी। आप तो अच्छा कहते हो मेरे बारे में, बहुत सेहत के बारे में बहुत अच्छे सोचते हो हैं। चलो, 2 अपने आयोग पढ़ चुके हैं, तीसरा आयोग है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग दोस्तों।
क्या कार्य आप सभी को पता है वैसे। पंचायती राज संस्थाओं के यानी अनुच्छेद 243 के अंतर्गत इसका प्रावधान है। एवं नगरीय संस्थाओं अनुच्छेद 243 जड एक के अंदर दोस्तों आपके चुनाव कराने हेतु राज्यपाल द्वारा राजस्थान में राज्यपाल द्वारा निर्वाचन आयोग का गठन 1 जुलाई 1994 में किया गया। ये संवैधानिक संस्था है। सर क्या बोला, मैं तो समझ में नहीं आया, मैं बताता हूं बेटा। अनुच्छेद है दोस्तों आपका 243 के, इसके तहत है पंचायती राज संस्थाओं के जो आपके चुनाव है उनको, और नगरीय संस्थाएं चुनाव है उनका संबंध है 243 जड ए के तहत। ठीक है, चुनाव करवाने के लिए राजस्थान में राज्यपाल के द्वारा निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। और यह कब किया जाता है? 1 जुलाई 1994। और ये क्या है? संवैधानिक निकाय है। राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्य निकाय है दोस्तों। राज्य निर्वाचन आयुक्त ही राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य होता है। अब वर्तमान में देखा जाए मधुकर जी गुप्ता हैं जो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के है दोस्तों। और राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है, नवीन महाजन दोस्तों। अभी आपने सुना होगा नवीन महाजन जी है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य स्तर पर चुनाव आयोग के निर्वाचन के लिए संचालन में सहायता करता है। एक होगा दोस्तों क्या? मुख्य सदस्य यानी मुख्य राजस्थान निर्वाचन आयुक्त, और दूसरे होंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो आपके महाजन गुप्ता है वर्तमान में। आयोग का मुख्यालय है जयपुर में। एक दोस्तों 73वां संविधान संशोधन होता है जिसके तहत दोस्तों संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित संविधान अनुच्छेद 243 यानी 243 के और अनुच्छेद 243 यक यानी जड ए दोस्तों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्यों की पंचायतों व नगर पालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी चुनावों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करना, निर्देशन देना, नियंत्रण रखना, चुनाव संपन्न कराना और संचालन करने के लिए एक उत्तरदायी होता है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। आयोग का दोस्तों प्रमुख कार्य दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के तहत ये इसके प्रमुख कार्य दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग राज्य की पंचायतों व नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करता है। सर आज एप्लीकेशन में स्क्रीनशॉट लिया जा रहा है, आज किससे दो बेटा? वो अपडेट चल रहा है वहां पे, इस वजह से स्क्रीनशॉट ले रहे हो, ठीक है ना? चिंता मत करो, बंद कर देंगे फिर सर, ठीक है ना? वो अपडेट चल रहा है वहां पर, ठीक है। इसलिए मैं आज थोड़ी सी क्लास, मुझे भी सर ने बोला था कि आज थोड़ी क्लास आज जल्दी ले लेना सर। मैंने कहा सर जल्दी तो आज टॉपिक पूरा होगा तभी, क्योंकि अपडेट डाल रहे हैं, फिर 11 बजे सर अपडेट डालेंगे यहाँ पे, इसलिए 10 बजे सारी क्लासें एंड होगी। और उसके बाद वो एप्लीकेशन को डिलीट करेंगे फोल्डर से, फिर वहां पर अपलोड होगी दोस्तों। ये आपके फोन से डिलीट नहीं होगी, आपको कल सुबह अपडेट मिल जाएगा एक, ठीक है? क्योंकि दोस्तों काफी बच्चे हैं ना, उनके एंड्रॉइड वगैरह में दिक्कत आ रही है। एप्लीकेशन कब कहते हैं सर हमारी क्लास नहीं चलती, क्लास में अटक अटक के चलती है लाइव में, और कुछ कहते हैं कि सर हमारी क्लास कट हो जाती है चलती चलती, और कुछ कहते हैं हमारा नेट कंजप्शन ज्यादा होता है, इसलिए दोस्तों एक नया अपडेट के तहत डाल रहे हैं। चलिए, नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करता है। संसद व विधायक के चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है दोस्तों। यानी सांसद के चुनाव हो गए और विधायक के, ये सारे चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग कराता है। लेकिन सर राजस्थान निर्वाचन आयोग कौन क्या करवाता है? राजस्थान निर्वाचन आयोग कराता है राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए चुनाव। आपके गांव में सरपंच बनते हैं, नगर पालिका के अंदर जो चुनाव होते हैं वो दोस्तों आपके क्या करवाते हैं? जो राजस्थान निर्वाचन आयोग है। अब राजस्थान में अगर दोस्तों विधानसभा के चुनाव होने या लोकसभा के चुनाव हो, वो तो आपके दोस्तों कौन कराएगा? भारतीय निर्वाचन आयोग। नियुक्ति दोस्तों राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी होता है। और इसका दोस्तों कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु से जो भी पहले हो दोस्तों। त्याग पत्र दोस्तों किसको देना? अगर चाहे तो त्याग पत्र देना चाहे तो राज्यपाल को पद से हटाना राष्ट्रपति द्वारा कदाचार या असमर्थता के आधार पर। महत्वपूर्ण बिंदु, राजस्थान जिला कलेक्टर जो जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। आपने कहा सर जिला कलेक्टर, हमने जिला कलेक्टर पढ़ा था, जिला प्रशासन, उसमें मैंने बताया था ना आपको कि जिला कलेक्टर है जो जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है, हमने पढ़ा था ना। यानी दोस्तों चुनाव होते हैं तब दोस्तों राज्य जिला अपने निर्वाचन अधिकारी हो जाता है जिला कलेक्टर, अलग अलग पद पे कार्य करता है। हमने जिला कलेक्टर, आप जो जिला प्रशासन टॉपिक है उसके अंदर आप बेटा जाके देख सकते हो। आयोग द्वारा मान्यता सूचियों को शुद्ध त्रुटि रहित करने के उद्देश्य से मतदान केंद्र पर बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ की नियुक्ति की जाती है।
आपने प्रत्येक पंचायत पर आप देखते हो ना बीएलओ आपके जो वोटर लिस्ट बनाते हैं, वोटर लिस्ट नाम काटने का हो गया, ये बीएलओ का कार्य होता है। और ये कौन बनाएगा? आयोग द्वारा मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटि रहित के उद्देश्य के लिए मतदान केंद्र पर 201 बूथ अधिकारी होगा। और ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग नगर पालिका चुनाव में किया गया। इसमें नोटा नन वो का प्रयोग 14 विधानसभा 2013 के चुनाव के में किया गया। नोटा देखते हो ना, ये 14 विधानसभा में आता है आपकी। और दोस्तों इसका सर्वप्रथम प्रयोग आपके नगर पालिका चुनाव होता है, उसके अंदर आपका किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़, और सर्वाधिक कार्यकाल वाले भी अमर सिंह राठौड़ है, और न्यूनतम कार्यकाल वाले नेकराम भसीन। दोस्तों नेकराम भसीन। और अगली चीज आपके सामने, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त है मधुकर गुप्ता जी, और वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी है नवीन महाजन, जो आईएएस है दोस्तों। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन और वर्तमान निर्वाचन आयुक्त है दोस्तों तो वह मधुकर गुप्ता। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग दोस्तों, जिसमें आपके अमर सिंह राठौड़ है, नेकराम भसीन है, इंद्रजीत खन्ना है, अशोक कुमार पांडे, राम लोबाया, प्रेम सिंह मेहरा और मधुकर गुप्ता, ये दोस्तों आपके निर्वाचन आयोग में प्रमुख सदस्य हैं। अब दोस्तों हमारा राजस्थान राज्य वित्त आयोग हमारा स्टार्ट हो जाएगा। 3 हमने दोस्तों आयोग पढ़ चुके हैं। राजस्थान राज्य वित्त आयोग दोस्तों, इसके बारे में पढ़ते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं अनुच्छेद 243 दोस्तों आई तथा नगरीय संस्था अनुच्छेद 243 वाई के वित्तीय स्थिति के सुदृढ़ करने तथा पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने हेतु राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और यह संवैधानिक निकाय है दोस्तों, यानी 73वां संविधान संशोधन, इसके तहत ही आपके राजस्थान निर्वाचन आयोग दोस्तों, और इसी के तहत आपका 73वां संविधान संशोधन 243 आई यानी इनकम, इसे याद करो इनकम, और 243 वाई, इसके तहत दोस्तों आपके 243 आई का संबंध है पंचायती राज संस्थाओं के संबंधित, और 243 आपके वाई का संबंध है नगरीय संस्थाओं से संबंधित। जो आपकी वित्तीय स्थिति है उसको आपको वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना, वित्तीय शक्ति प्रदान करना। और यह दोस्तों राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का एक नवीनतम वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है आप जल्दी से मुझे बताओ आप। अगला है राज्य वित्त आयोग, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने व राज्य की संचित निधि में पंचायतों को अनुदान देने की सिफारिश करता है। और इसके साथ ही राज्यपाल द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन भी आपका करता है। जो आपकी वित्तीय स्थिति के बारे में बताने का कार्य यह आपका राज्य वित्त आयोग का होता है। और दोस्तों 243 आई अनुच्छेद है ना, इसके तहत राज्य वित्त आयोग राज्य पंचायतों के बीच वसूले गए करों, शुल्क और पथ करों के निर्धारण की सिफारिश राज्यपाल को देता है। कोई ग्राम पंचायत पर फंड देना है, इसके बारे में जो भी यानी वित्त आयोग के जो राज्य द्वारा पंचायतों के बीच यानी वित्त राज्य विभाग और पंचायतों के बीच वसूले गए जो कर हैं उनके बारे में निर्धारण करने के बारे में राज्यपाल को देगा, यह अनुच्छेद 243 आई कहता है। अनुच्छेद 243 वाई के तहत राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं द्वारा विनियोजित किए जाने वाले करों शुल्कों के निर्धारण। अगर आप इनमें अलग अलग है, एक तो ग्रामीण में पूछा जाए आपके यानी पंचायत स्तर पर तो है 243 आई, और आपसे पूछ लिया जाए नगर पालिका के अंदर जो कर आपका ले दिया जा रहा है उसके बारे में सिफारिश राज्यपाल को देगा तो 243 वाई, दोनों अलग अलग। संरचना 5 सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष 4 सदस्य होते हैं। क्या होते हैं इसमें दोस्तों? 5 सदस्यीय निकाय है आपके कौन सी राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अंदर, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य। नियुक्ति कौन देगा? अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। कार्यकाल होता है 5 वर्ष, त्यागपत्र राज्यपाल को। प्रद्युम्न सिंह अभी राज्य वित्त आयोग के 200 अध्यक्ष हैं। लक्ष्मण सिंह रावत ये सदस्य हैं राज्य वित्त आयोग के, और ये अशोक लोहाटी ये भी राज्य वित्त आयोग के अपने सदस्य हैं। राज्य वित्त आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता हुआ राज्यपाल इसे विधानमंडल के समक्ष रखता है। दोस्तों हमने राज्यपाल पढ़ा था, उस समय हमने पढ़ा था ना, राज्यपाल विधानमंडल में आपके जो वार्षिक प्रतिवेदन की रिपोर्ट है राज्य वित्त आयोग की वो प्रस्तुत करता है, तो यही रिपोर्ट आपका करता है। ठीक है, ये प्रश्न भी आपकी वीडियो के अंदर पूछा गया है। वर्तमान में राजस्थान का 6ठा वित्त आयोग कार्य चल रहा है जिसके अध्यक्ष हैं प्रद्युम्न सिंह,
वह सदस्य हैं लक्ष्मण सिंह रावत और अशोक लोहाटी। ये आपके प्रद्युम्न सिंह हैं, लक्ष्मण सिंह रावत और आपके अशोक लाहौटी। वर्तमान में छठा वित्त आयोग है। अब दोस्तों अलग अलग आपसे पूछ लिया जाए अपना कब से कब तक, तो दोस्तों आपका पहला दोस्तों बनता है कृष्ण कुमार गोयल, इसके अध्यक्ष बनते हैं वित्त आयोग के 24 अप्रैल 1994 से लेकर 1 अप्रैल 1900 गठन 24 अप्रैल 1994, लेकिन कार्यकाल 1 अप्रैल 1995 से लेकर 31 मार्च 2000 तक। उसके बाद हीरालाल देवपुरा अध्यक्ष बनते हैं मई 1999 में। आपका दूसरा वित्त आयोग बनता है 1 अप्रैल 2000 से लेकर 31 मार्च 2005। उसके बाद माणिक चंद सुराणा, इसका गठन दोस्तों कब होता है आपके तीसरे वित्त आयोग का, मई 2004, 1 अप्रैल 2005 से लेकर 31 मार्च 2010। उसके बाद डॉक्टर बीडी कल्ला, ये अप्रैल 2011 में आपके चौथे वित्त आयोग के आपके क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं 1 अप्रैल 2010 से लेकर 31 मार्च 2015। उसके बाद डॉक्टर ज्योति किरण, जो आपके पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनते हैं और आपकी जुलाई 2014 से इसका गठन होता है, 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 इनका कार्यकाल। और अब वर्तमान में जो छठा वित्त आयोग है जिसमें अध्यक्ष है प्रद्युम्न सिंह और गठन 12 अप्रैल 2021 को होता है और इसमें जो कार्यकाल है वो होता है 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2025 तक। दोस्तों अभी कार्यकाल आपका पूरा हो रहा है, अभी लेटेस्ट ही आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपके नए बन जाएंगे। वैसे देखा जाए तो आपके नए बनने वाले हैं उनको ही नाम याद रखना है, लेकिन छठा और सातवां दोनों याद रखेंगे आगे, क्योंकि यहां से प्रश्न हो जाता है इंपोर्टेंट। क्योंकि आपके प्रद्युम्न सिंह बने ना, इसके बारे में कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और एक आपके डॉक्टर बीडी कल्ला और माणिक चंद सुराणा और एक कृष्ण कुमार गोयल। बच्चे फिर दो तो याद कर लोगे फिर एक साथ। अब आपका राजस्थान राज्य वित्त आयोग कंप्लीट हो चुका है और 4 आयोग हम राजस्थान से संबंधित पढ़ चुके हैं। अब आपका नेक्स्ट आपका कौन सा है, नेक्स्ट आयोग है आपका राजस्थान राज्य महिला आयोग। यह आपका महिला आयोग है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। राज्य आपका महिला आयोग है, इसकी स्थापना 15 मई 1999 के अंदर की जाती है। यह गैर संवैधानिक और सांविधिक निकाय है दोस्तों, और एक परामर्श निकाय है, जांच कर सकता है लेकिन दंड नहीं दे सकता। इसमें जांच की जा सकती है लेकिन किसी प्रकार का अगर दोस्तों दोष सिद्ध हो जाए तो दंड का प्रावधान इसके अंतर्गत नहीं है। ये देख रहे हो राजस्थान राज्य महिला आयोग, जयपुर राजस्थान, मुख्यालय जयपुर के अंदर है इसका। केरल के बाद दूसरा देश का राज्य है जिसने राज्य महिला आयोग की स्थापना की। पहला दोस्तों कौन, केरल, और दूसरे अपने हैं जो राजस्थान दूसरा राज्य है जिसके द्वारा राज्य महिला आयोग की स्थापना की जाती है। धारा 3 आयोग का गठन, आयोग में एक अध्यक्ष, 3 सदस्य और 1 सदस्य सचिव सहित 4 सदस्य होंगे, ये भी ध्यान रखना। और अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। धारा 3 में आयोग का गठन है जिसमें एक अध्यक्ष, 3 सदस्य और कुल 4 सदस्य होंगे सचिव सहित। अध्यक्ष महिलाओं की समस्याओं को निपटाने का ज्ञान अनुभव रखने वाली महिला होगी, यानी महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में समस्याओं को निपटाने वाली हो। एक सदस्य अनुसूचित जाति या जनजाति हो और एक अन्य पिछड़ा वर्ग यानी SC ST से हो एक तो, और एक हो OBC से। आयोग का सचिव राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होगा। आयोग की नियुक्ति कौन देगा, राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों नियुक्ति की जाती है। धारा 4 इसके तहत पदावधि व सेवा शर्तें, अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष होगा और त्याग पत्र किसे देंगे, राज्य सरकार को। और वेतन भत्ते और सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा इनका निर्धारण की जाती है। दोस्तों सदस्य का कितना वेतन होगा, कितनी दोस्तों उनके अध्यक्ष का वेतन होगा, ये आपकी जो राज्य सरकार है ये निर्धारण करेगी और राज्य सरकार को ये त्याग पत्र देगी और सदस्यों की नियुक्ति भी राज्य सरकार करती है। 2 माह में कम से कम एक बार आयोग के अध्यक्ष द्वारा बैठक बुलाई जाएगी, यह भी सुनिश्चित किया जाए। अब दोस्तों धारा 8 यानी पद से हटाना, अगर सदस्य हो गए या अध्यक्ष हो गया, इन्हें हटाया किस प्रकार जा सकता है, तो अध्यक्ष व सदस्यों राज्य सरकार पद से हटा सकती है जब यह दिवालिया घोषित हो जाए या अपराध में दोषी ठहराया जाए या लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने पर या अपना कार्य करने में असमर्थ हो, तब दोस्तों धारा 8 के अंदर आपका उल्लेख इसमें किया गया है। धारा 11 आयोग के कार्य, अब दोस्तों ये आयोग तो बन चुका, इसके कार्य क्या है, महिलाओं के साथ अनुचित व्यवहार की जांच करना,
मामले में की जाने वाली कार्यवाही की सरकार को सिफारिशें करना। अगर कोई दोस्तों कार्यवाही चल रही है उसको सरकार को सिफारिश करना दोस्तों, ये कार्य इस प्रकार होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, उसके बारे में पीड़ित महिलाओं की शिकायत का निवारण करना और महिलाओं के हितों की रक्षा करना और न्याय दिलाना उनको, और महिलाओं के संवैधानिक प्रावधानों का क्रियान्वयन पर निगरानी करके महिला जो सशक्तिकरण है इसको प्रयास करना दोस्तों। स्टॉप क्राइम अगेंस्ट वुमेन दोस्तों, ये कार्यक्रम आपका इसके तहत चलाया जा रहा है। अब दोस्तों इसके आयोग के अध्यक्ष कौन कौन बन चुके हैं? जो आपकी पहली अध्यक्ष है श्रीमती कांता खतूरिया दोस्तों, यह आपकी मई 1999 से लेकर मई 2002। उसके बाद दूसरे अध्यक्ष बनते हैं प्रो आपके पवन सुराना, यह आपके जनवरी 2003 से लेकर जनवरी 2006। श्रीमती तारा भंडारी अप्रैल 2006 से अप्रैल 2009 तक। और प्रोफेसर लाड कुमारी जैन आपके नवंबर 2011 से नवंबर 2014। श्रीमती सोमन शर्मा अक्टूबर 2015 से लेकर अक्टूबर 2018। और रिया चिश्ती 11/2/2022 से लेकर 10 फरवरी 2025। वर्तमान में इसका बन चुका है क्या राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष? एक बार चेक कर लेता हूं। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष वर्तमान, ये तो यही बता रहा है ना। ठीक है, यही बता रहे हैं अभी तक दोस्तों, अभी लेटेस्ट नहीं बना है क्या? मैं कल चेक करके बता दूंगा, ठीक है बेटा। इसमें कोई अपडेट होगा तो मैं आपका जो है ना इसमें नोटिफिकेशन में डाल दूंगा एप्लीकेशन पे, ठीक है। चलिए, मेरे को ये करंट में अगर अपडेट होता तो मैं करंट में पढ़ाता हूँ वहां पर, तो मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट दोस्तों, ठीक है ना। अगर अब याद अपडेट होगा तो मैं चेक करके बता दूंगा, नोटिफिकेशन डाल दूंगा या टेलीग्राम पे डाल के बता दूंगा। अब दोस्तों ये तो हमारा हो चुका है। अगला दोस्तों आपका है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन। यह भी बहुत बार पूछा जा चुका है। आप कहते हो ना सर हम आरटीआई लगाए, तो उसके बारे में। भारत में सूचना के अधिकार की प्रणेता अरुणा राय है। अरुणा राय को माना जाता है, इन्होंने 1995 में मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाकर चांद गेट ब्यावर से सूचना का अधिकार हेतु आंदोलन चलाया। और अरुणा राय को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित आपका किया जाता है दोस्तों। यह अवार्ड, यह थी आपके अरुणा जी राय। और ये दोस्तों मजदूर किसान शक्ति संगठन, न्याय समानता को आधार हो दोस्तों, ये इसके बारे में इनके द्वारा आंदोलन चलाया जाता है। सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और अधिनियम के बाद कुछ प्रावधान उसी दिन लागू हो गए। और संपूर्ण अधिनियम भारत में 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। और राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम 13 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ, जिसे दोस्तों आरटी आप कह रहे हो, जिसका मुख्य उद्देश्य है सभी उपयोगी सूचनाएं आम जन तक आसानी से उपलब्ध हो, नागरिकों को सशक्त बनाना, राज्य सरकार के जो कार्यों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को लाना और भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना, यह भी आपका प्रमुख इसका उद्देश्य है। अब दोस्तों सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है उसके बारे में देखो आप। अगर दोस्तों आरटीए लगानी है आपको, आरटीए, तो इसके बारे में किस प्रकार है दोस्तों, आवेदन पत्र भरा जाएगा, उसके तहत आवेदन पत्र की एक फोटोकॉपी बनाए दोस्तों, ठीक है। और फिर आवेदन पत्र से संबंधित विभाग के सूचना अधिकारी को प्रस्तुत करे और 10 रुपए की फीस दे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो अपील करे, और उत्तर प्राप्त हुआ है तो दोस्तों क्या करे, 30 दिन में प्रतीक्षा करे। यानी दोस्तों रुपए दी, उसके बाद 30 दिन की प्रतीक्षा करनी है, फिर उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो दोस्तों अपील करना है। यह आपकी इस प्रकार की प्रोसेस है। इस प्रकार का होता है सूचना पत्र प्रारूप दोस्तों, प्रक्रिया दोस्तों। ये देख रहे हो ना, ये सूचना अधिकार के तहत आवेदन पत्र का प्रारूप है दोस्तों, जिसमें अलग अलग प्रकार की दोस्तों आरटीआई लगाई जा रही है, जिसमें आपकी ये देख रहे हो, ये आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन मांगी गई थी अभी 10/2/2025 को दोस्तों, ठीक है। अभी दोस्तों देख लो लेटेस्ट, ये आप कहते हो सर इतना आप लेटेस्ट कैसे पढ़ा देते हो बेटा, ये देखो 10/2000 आपके 25 का। चलिए, ये आरटीआई के तहत, और ये भी आरटीआई के तहत दोस्तों अलग अलग प्रकार से आपकी मांगी जाती है। सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया, सर्वप्रथम सूचना प्राप्त करने तो लोक सूचना अधिकारी को आवेदन किया जाता है और यह 30 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध करा देगा। यदि 30 दिन के भीतर सूचना देता नहीं तो नागरिक को
नागरिक से फीस नहीं लेगा दोस्तों। ये इस प्रकार का इसमें प्रावधान है। प्रथम अपील अधिकारी यदि 30 दिन में 15 दिन में बढ़ोतरी समुचित कारणों से की जा सकती है, लेकिन सूचना उपलब्ध नहीं कराता है तो सूचना प्राप्त करता सूचना से संतुष्ट नहीं हो तो वो 60 दिन के अंदर वरिष्ठ लोक सूचना अधिकारी को शिकायत कर सकता है। और अगर लोक यदि आपका वरिष्ठ लोक सूचना अधिकारी सूचना उपलब्ध नहीं कराता है तो अंतिम अपील राज्य सूचना आयोग के पास शिकायत दर्ज करा सकता है। और सूचना उपलब्ध न कराने पर गलत सूचना देने पर लोक सूचना अधिकारी को दंड के रूप में 250 रुपए प्रतिदिन की दर से तथा अधिकतम 25,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान है दोस्तों। ठीक है ना। अगर सूचना उपलब्ध ना कराने पर गलत सूचना देने पर लोक सूचना अधिकारी क्या देंगे, लोक सूचना अधिकारी को दंड के रूप में 250 रुपए प्रतिदिन की दर से देने होंगे और अधिकतम 25,000 रुपए तक राशि का प्रावधान है। एक आरटीआई का दोस्तों इतना दोस्तों महत्व है। आप दोस्तों पता नहीं कि आरटीआई से क्या कुछ किया जा सकता है। निम्न विषयों से संबंधित सूचना देने से इनकार किया जा सकता है। ऐसी सूचना जिसमें राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा प्रभावित होती हो, जिसने व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ जाए, विधानसभा या संसद की कार्य प्रणाली प्रभावित हो, न्याय के आदेश की अवहेलना, जो सूचना विदेशी सरकारों में सरकार से विश्वास में प्राप्त हुई हो, पुलिस या सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हो, या कैबिनेट के कागजात हो दोस्तों। ये सारी की सारी दोस्तों इनकार किया जा सकता है कि हम नहीं दे सकते सूचना। महत्वपूर्ण बिंदु, प्रत्येक सरकारी विभाग में लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति होती है। अगर कोई भी सरकारी आपका विभाग हो उसके अंदर दोस्तों आपके लोक सूचना अधिकारी होंगे और विभाग अध्यक्ष के अधीनस्थ वरिष्ठतम अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। यानी विभाग अध्यक्ष में दोस्तों अधीनस्थ उन्हीं के अधीनस्थ जो वरिष्ठ अधिकारी है उनको नियुक्त किया जाता है और लोक सूचना अधिकारी का प्रकाशित सूचनाएं प्रत्येक वर्ष अध्ययन करेगा। सूचना प्राप्त करने का शुल्क है 10 रुपए, परंतु गरीबी रेखा के नीचे जो यापन करने वालों के लिए सूचना शुल्क क्या है, मुफ्त। राजस्थान सूचना आयोग प्रबंधन विनियमन 2007 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के तहत दोस्तों बनाया गया था आरटीआई। अब दोस्तों आरटीआई पढ़ चुके, उसके बाद है आपका आरआईसी, राजस्थान राज्य सूचना आयोग। ये तो था दोस्तों आपका आरटीआई राजस्थान सूचना आयोग। और अब पढ़ेंगे आपके आरआईसी। सूचना आयोग एक वैधानिक, सांविधिक या स्वैत शासी निकाय है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग आरआईसी सूचना का अधिकार विनियम 2005 में उल्लेखित मामलों के संबंधित अंतिम अपीलीय प्राधिकरण है। इसके निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होंगे दोस्तों। और आरआईसी को ऐसे व्यक्ति को शिकायत प्राप्त करने और उसकी जांच करने का अधिकार है जो किसी लोक सूचना अधिकारी को सूचना प्राप्त करने में असमर्थ हो। और उसके बाद क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 4 की धारा 15 के तहत राजस्थान राज्य सूचना आयोग का जो आरआईसी का गठन दोस्तों इसके अंतर्गत किया जाता है। धारा 15(a) का गठन 18 अप्रैल 2006 को प्रमुख दोस्तों आपके प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे एमडी कोरानी। ये देख रहे हो ना, राजस्थान सूचना आयोग, राइट इंफॉर्मेशन कमीशन। धारा 15(2) क्या कहती है, बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त व अधिकतम 10 सूचना आयुक्त नियुक्त हो सकते हैं। और अगली सूचना, राजस्थान सूचना आयोग में वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त व 4 सूचना आयुक्त पद सर्जित है। यानी एक तो आपके मुख्य सूचना आयुक्त है और 4 अन्य। और धारा 15(3) के तहत क्या है, मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें चयन समिति में सदस्य कौन होंगे, समिति का अध्यक्ष होगा मुख्यमंत्री और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक मंत्रिमंडल का सदस्य। और धारा 15(7) के तहत है मुख्यालय जयपुर में। धारा 16 में पदावधि में सेवा की शर्तें और मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष 65 वर्ष जो भी पहले हो। और शपथ राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्ति किसी व्यक्ति के द्वारा। और त्याग पत्र किसको, राज्यपाल को। अब दोस्तों वेतन और भत्ते के बारे में बात करें, राज्य सरकार के मुख्य जो सचिव के समान होंगे, जो आपके राज्य सरकार का जो मुख्य सचिव होता है उसी के अनुसार। सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य आयुक्त का वेतन भत्ते का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। और धारा 17 से पद को हटाना दोस्तों, अगर आपके दोस्तों जो आपके राइट इंफॉर्मेशन आपके है इसके दोस्तों आपके मुख्य सूचना आयुक्त है तो उसको हटाना है या अन्य सूचना आयुक्त को हटाना है
तो राज्यपाल के पास आदेश द्वारा कदाचार या असमर्थता के आधार पर पद से तभी हटाया जाएगा जब उच्चतम न्यायालय ने राज्यपाल द्वारा उस दिए गए निर्देश पर जांच के बाद ये रिपोर्ट दे दी हो। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त को उस पद से हटाया जा सकता है दोस्तों। और राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित दशों में मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त को हटाया जा सकता है। दिवालिया घोषित हो जाए, ये किसी अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने पर, अपने पदावधि के दौरान कर्तव्य से के अन्य किसी लाभ का पद धारण करने पर, और मानसिक व शारीरिक अक्षमता के कारण दोस्तों आपका पद पर रहने पर आयोग दोस्तों अयोग्य घोषित हो जाता है। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपता है, जो विधानमंडल के समक्ष रखी जाती है। एनुअल रिपोर्ट 2025 के वर्तमान में सौंपती है। अपील शक्ति धारा 19(1) में दोस्तों इसका प्रावधान है, ये इंपोर्टेंट नहीं है। चलो ये पढ़ा देता हूँ, 2 स्लाइड हो रहा है। ऐसा व्यक्ति जिसे समय के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई हो, राज्य सूचना के अधिकारी के किसी निर्णय में असहमत हो, तो दोस्तों वह अवधि की समाप्ति पर इसी सूचना को प्राप्ति में 30 दिन के भीतर ऐसे अधिकारी के प्रथम अपील कर सकेगा जो राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकारी के उच्चतम या ऊपर वरिष्ठ अधिकारी हो। और राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रथम अपील के आदेश पारित होने की तिथि से 19 दिवस के भीतर की जा सकती है। और अधिनियम की धारा 19(7) क्या कहती है? अनुसार राज्य सूचना आयोग का अध्यक्ष आपका बाध्यकारी होता है। ये आपकी सूचना दोस्तों, ये आपका 2500 वो सेम ही आपका आ जाता है। फिर ये देखो राज्य सूचना आयोग के दोस्तों मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, अध्यक्ष और कार्यकाल। अभी दोस्तों आपके अध्यक्ष पहले आपके एमडी कोरा ने 2006 कार्यकाल याद रखिएगा। टी श्रीनिवासन और सुरेश कुमार चौधरी ये इनका कार्यकाल। देवेंद्र भूषण गुप्ता ये इनका कार्यकाल। और मोहनलाल लाठर ये इनका कार्यकाल। महत्वपूर्ण बिंदु, राजस्थान संपर्क पोर्टल को जन सामान्य की शिकायतों को दर्ज कराने और समस्याओं का निराकरण हेतु 2014 में शुरू किया जाता है। आप करते हो ना 181 पर कॉल, ये आपका इसके अंतर्गत है राजस्थान संपर्क पोर्टल। इस पर सफाई से संबंधित दोस्तों, सीवर लाइन संबंधी, रोड लाइट संबंधी, पार्क संबंधी, ये दोस्तों इसके अंतर्गत आपके प्रावधान किए गए हैं। सेवा भी सुविधा भी इसकी टैगलाइन है। सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी हेतु दोस्तों 18 दिसंबर 2020 को जन कल्याण पब्लिक यानी वेलफेयर पोर्टल का शुभारंभ किया गया। आरटीआई पोर्टल 2.0 राज्य सूचना आयोग द्वारा लॉन्च किया जाता है दोस्तों। ये आरटीआई 2.0 ये आपके अलग अलग प्रकार से, ये आपका राजस्थान का दोस्तों आयोग टॉपिक है, ये कंप्लीट होता है पूरा आपका एप्लीकेशन पे दोस्तों। और राजस्थान की पॉलिटी का कोर्स भी आपका दोस्तों क्या होता है, कंप्लीट। क्लास मुझे पता है दोस्तों आपको पसंद आई होगी, इसलिए जो रिव्यू फॉर्म है वो जरूर भरिएगा दोस्तों। मैं आज रिव्यू फॉर्म दे रहा हूं मेरा, उसको जरूर बना दोस्तों, ठीक है। चलिए, और आज आपके 9वीं क्लास है और 9 दिन में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। आपको पता लग जाना चाहिए बेटा कितनी मेहनत करके हमने सिलेबस को कंप्लीट किया है, ठीक है। और एप्लीकेशन वालों को आपका तो धन्यवाद है, लेकिन यूट्यूब पर भी मैंने अवेलेबल करवाई है, ठीक है। अब इस पॉलिटी की यूट्यूब पर जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जो आपका प्लेलिस्ट बनी हुई है इसके अंदर जाके दोबारा देख लो इन क्लासों सभी को, ठीक है। चलो, और अब एप्लीकेशन पर बात करते हैं, यूट्यूब वाली क्लास को करते हैं बंद।